हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद आप सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी में लगे होंगे। जैसा आप सभी को पता है कि क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम्स है उसका डेट अनाउंस हो चुका है और ये एग्जाम आपका फेब और मार्च के बीच में होने हैं। तो ऐसे में हमें क्या करनी चाहिए? ऐसे में हमें क्वेश्चंस की तैयारी बहुत अच्छी सी करनी चाहिए। बहुत कम समय बचा है और इस अच्छी तैयारी के दौरान हमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अपने प्रैक्टिस में रखना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमें एग्जाम्स के पैटर्न का पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं। तो इसी क्रम में हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इस वीडियो में आज हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को। तो चलिए बिना देर किए, है ना, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का पहला क्वेश्चन आपका है कि एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज ऑफ 1 कूलम and gains 5 into 10 to the power 18 electrons. The net charge on the object becomes. आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बॉडी है जिसके पास पहले से कितना चार्ज है 1 कूलम। एन ऑब्जेक्ट हैज 1 चार्ज ऑफ कूलम और ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन गेन करता है? तो 5 into 0 5.0 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। क्या इसे हम एन से डिनोट कर सकते हैं क्या? बिल्कुल, चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे डिनोट करते हैं? एन से करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखेंगे अब ये इस इलेक्ट्रॉन के आ जाने से इस बॉडी के पास कितना चार्ज रहता है। तो इसके लिए हम क्या देख लेंगे? हम देखेंगे बच्चे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इतना इलेक्ट्रॉन है, ये कितना चार्ज लेके इस बॉडी के पास आ रहा है, उसे फाइंड कर लेंगे और फाइनली नेट चार्ज निकाल देंगे दोनों को ऐड करके। तो चलिए इस नंबर, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो चार्ज आएगा उसे हम क्यू डैश मान लेते हैं और इस पहले वाले को क्या मान ले बेटा? क्यू। तो क्यू डैश इक्वल टू क्यू इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? एन ई। एन गिवन है आपका 5 into 10 to the power 18 और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? तो आपको पता है कि ये नेगेटिव में होता है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है ना। तो -1.6 into 10 to the power क्या हो जाएगा बेटा? -19 कूलम। इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले पावर टर्म को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिए तो 18 में से 19 गया तो कितना बचा? 10 टू द पावर -1 और 5 सेक्शन जाए कितना होगा? 80। डेसिमल से 0 खत्म, तो क्या बचेगा बेटा? 8 into 10 टू द पावर -1 कूलम, या आप इसे कह सकते हो 8/10 कूलम, या क्या हो जाएगा 0.8 कूलम। और इसके साथ क्या होगा? नेगेटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से, है ना। तो अब हमें देखना है कि क्यू नेट क्या होगा। तो क्यू नॉट नेट को क्या कह सकते हो कि इनिशियली जितना चार्ज था उसमें जोड़ देंगे किसको? क्यू डैश को, यानी क्या हो जाएगा? इनिशियली कितना था चार्ज बच्चे? 1 कूलम। आप क्वेश्चन में देखिए कितना चार्ज था? 1 कूलम। इसमें ऐड करेंगे किसको? -0.8 कूलम को, तो कितना हो जाएगा? 0.2 कूलम। अब हमें ऑप्शन चेक करना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रायलिंग 0 है। तो आंसर क्या हो जाएगा पहले क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? इस फॉर्मूले को याद रख लेना थोड़ा सा। जब भी आपको किसी भी बॉडी पे चार्ज निकालना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है तो आप क्यू इक्वल्स टू क्या कर सकते हो? एन ई कर सकते हो। चलिए बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 चार्जेस क्यू, क्यू नॉट, -q एंड क्यू नॉट आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन द चार्ज क्यू नॉट एट पॉइंट ओ इज। अब बोल के रखा है कि भैया के का जो वैल्यू है आप इसे इतना ले लो। चलिए इतना समय लेना है क्या? एमसीक्यू है, अपने पास तो ऑप्शन है ना, तो फटाफट देखते हैं बच्चे। यहाँ पे एक चार्ज में दिखाई दे रहा है, एक चार्ज यहाँ पे और एक चार्ज ओरिजिन पे है, ये क्यू नॉट। यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे जो चार्ज है वो क्या है? नेगेटिव चार्ज है। ये एक्स एक्सिस में है, तो क्या हम इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा क्या इसे हम एफ एक्स मान ले क्या? और इसके बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा क्या इसे एफ वाई मान ले क्या? क्या मान ले? एफ वाई। अब इसका रिजल्टेंट तो पूछ रहा है कि ओ पे कितना फोर्स लगेगा, यानी ये जो नेट फोर्स होगा यहाँ पे, ये जो यहाँ पे नेट फोर्स होगा एफ नेट होगा, ये क्या होगा? आप बोल सकते हो कि सर एफ एक्स और प्लस एफ वाई, एफ एक्स और प्लस एफ वाई। आप जब दो वेक्टर को ऐड किए होंगे, क्लास 11th में ये फॉर्मूला लर्न करा दिया जाता है, पढ़ा दिया जाता है, तो आपने देखा होगा एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला रिजल्टेंट के लिए। जब दो वेक्टर को ऐड करते हैं बेटा तो क्या मिलता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो दो फोर्स है एफ एक्स और एफ वाई, इनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0।
तो ये पूरा टर्म खत्म हो गया, ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो रिजल्टेंट बराबर क्या मिला बेटा, आपको मिलेगा इस कंडीशन पे ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि इस एफ नेट का जो वैल्यू है, इस एफ नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या मिलेगा, आप बोल सकते हो सर एफ एक्स का स्क्वायर और प्लस एफ वाई का स्क्वायर। क्लियर है, लेकिन इससे तो हमारा आंसर नहीं सॉल्व हुआ है, इससे तो ऑप्शन हमें दिखाई नहीं कि किस टर्म में ऑप्शन है। तो चलिए हम देखते हैं उसको सॉल्व करने से पहले एफ एक्स का वैल्यू क्या होता है। तो आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्यू नॉट, यहाँ पे क्यू, तो आप बोल सकते हो के क्यू क्यू नॉट बाय डिस्टेंस कितना बेटा ए है, तो आप बोलेंगे सर ए का स्क्वायर। एफ वाई को देखें तो क्या मिलेगा के, और वाई एक्सिस में जो चार्ज है वो नेगेटिव है इसलिए माइनस क्यू, क्यू नॉट बाई क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान यदि लगाओ तो क्या ये वैल्यू और यहाँ वैल्यू दोनों एक ही है क्या, बस एक नेगेटिव साइन है, तो क्या आप इसे माइनस एफ एक्स कह सकते हो क्या। यानी कि एक रिलेशन मिल गया बच्चे कि एफ जो वाई होगा ये क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स होना है, क्या होना है, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, यानी एफ वाई का वैल्यू हो गया माइनस एफ एक्स। यदि इस वैल्यू को यहाँ पे यदि हम पुट कर दें तो एफ जो नेट वैल्यू मिलना है बच्चे वो क्या मिल जाएगा, अंडर रूट, क्या मिल जाएगा, अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस एफ एक्स का स्क्वायर। रीजन क्या है कि एफ वाई का वैल्यू क्या यहां से निकाल लिया हमने, एफ एक्स माइनस एफ एक्स। तो ध्यान से देखो तो ये क्या मिल जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर और अगेन एफ एक्स का स्क्वायर। क्या इसे आप अंडर रूट 2 टाइम्स एफ एक्स का स्क्वायर कह सकते हैं क्या, बिल्कुल कह सकते हैं। तो अंडर रूट 2 टाइम एफ एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स और रूट 2। अब कुछ नहीं करना बेटा, रूट 2 वाला ऑप्शन देखना है, कहां रूट 2 दिख रहा है, हाँ ऑप्शन नंबर सी दिख गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किया है, एफ एक्स का जो ये वैल्यू है ये पुट करके आंसर मांग रहे हैं आपसे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर आर स्प्रेड इनटू अ चैम्बर एंड बिकम चार्ज्ड विथ चार्जेस +3 electron, +5 electron and -3 electron respectively. All the 3 spheres came in contact simultaneously for a moment and got separated. Which of the following are possible value for the final charge on the sphere? कहने करते हैं कि 3 चार्ज स्फीयर है ना, उसके पास डिफरेंट चार्जेस हैं, फिर इसको क्या कर दिया जाता है, एक कॉन्टेक्ट में लाके फिर सेपरेट कर दिया जाता है। जब वो सेपरेट होगा तो जब हम उसको कॉन्टेक्ट में लाएं तो चार्ज क्या कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज मूव करेगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, और जब हम सेपरेट करेंगे तो इनिशियली जितना चार्ज था फाइनली हमें क्या मिलना चाहिए, उतना ही चार्ज मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें देखना है कि किस ऑप्शन में इनका सम सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो ध्यान से देखो, -3 से +3 गया तो हमारा इसका जो सम है वो कितना मिला बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें ये 5 इलेक्ट्रॉन ही बच रहा हो। ध्यान से देखिए, 5 5 10 में से 4 6, ये नहीं हो सकता, 4 3 5 ये भी नहीं हो सकता, 6 6 12 -7 5, हाँ ये हो गया, हो सकता नहीं, यही होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। डी देखेंगे तो 5 और 7 12 में से 8 कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन क्या सही होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है और ये कह रहा है कि अ नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एक्स इज रिपेल्ड बाय अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट वाई, हाउएवर an object Z is attracted to object Y. Which of the following is the most possibility for the object Z? क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट X है और एक ऑब्जेक्ट है Y. X के पास कैसा चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज है, और वो Y को रिपेल कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि यदि X के पास नेगेटिव चार्ज है तो Y के पास क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, तभी तो ये रिपल्सन को शो करेगा, तभी तो क्या करेगा, रिपल्सन को शो करेगा। क्योंकि आपको पता है लाइक चार्जेस या सेम चार्जेस रिपेल इच अदर और अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट इच अदर। तो यानी ये दोनों सेम नेचर का होगा तभी तो रिपेल करेगा, है कि नहीं। तो चलिए y का पता चल गया कि सर y के पास जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव, और ये z को अट्रैक्ट कर रहा है, तो z के पास क्या चार्ज हो सकता है ये आपसे पूछ रहा है। तो बच्चे ये नेगेटिव होगा तो ये तो एक तो पॉजिटिव होना ही होना है ना, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि जो अनचार्ज्ड बॉडी होता है ना वो भी चार्ज बॉडी की ओर अट्रैक्ट होते हैं ड्यू टू पोलराइजेशन, समझ गए। तो थोड़ा सा केयरफुली, बहुत आसान सा सवाल था, ऑप्शन में पहले देख रखा है पॉजिटिवली चार्ज ओनली। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि दिखा पॉजिटिव, यहां मिल गया पॉजिटिव ना, पॉजिटिव दिखा ना कि हम सीधा
इसका आंसर लगा के निकल देते, लेकिन ऐसे नहीं करने चाहिए, है ना। तो ये या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या फिर क्या होगा बच्चे, ये होगा न्यूट्रल। क्या होगा, न्यूट्रल। और ऐसा ऑप्शन हमारे पास जो दिख रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज। क्लियर है बच्चे, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 point charges placed in a medium of dielectric constant 5 are at a distance r between them। 2 point charges है, हमने माना एक Q1 और दूसरा Q2, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है r, और इसको प्लेस किया जा रहा है एक मीडियम के बीच में, यानी इसके बीच में एक मीडियम है जिसका K, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किससे डिनोट करते हैं, K से, जिसका वैल्यू देख रखा है 5। अब इसी सेटअप को, इसी दोनों चार्ज को यदि हम वैक्यूम में रखें तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये दोनों चार्ज, यानी इन दोनों चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो इसके लिए एक बहुत ही प्यारा फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा बच्चे, एफ नॉट बाय एफ एम जो होता है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है। तो यहां से यदि देखिए बच्चे तो एफ नॉट यानी फोर्स इन, एफ नॉट को कहते हैं फोर्स इन वैक्यूम और एयर, तो एफ नॉट बराबर क्या लिख सकती हो, K टाइम्स एफ एम। के का वैल्यू कितना है और एफ एम का वैल्यू कितना लेने के लिए बोल रहा है बेटा, एफ लेने के लिए बोल रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5f। क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान था, लेकिन यदि आप इस रिलेशन को नहीं याद रखते हो तो फिर इन दोनों के, है ना, फॉर्मूला को पुट करना पड़ेगा कूलम्ब्स लॉ से, फिर आप सॉल्व करोगे। उससे बेहतर है एक छोटा सा, एक प्यारा सा रिलेशन आप याद रख लीजिए कि फोर्स इन एयर बाय फोर्स इन मीडियम जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर होता है ना। कहीं कहीं पे यही फॉर्मूला एफ नॉट बाय एफ एम इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और इसे ही कहते हैं ई आर और के, रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन है। हो रहा है कि 2 point चार्जेस प्लस 8q एंड माइनस 2q आर लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l रिस्पेक्टिवली। The point on x-axis at which net electric field is 0 due to these charge। क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है जहां पे x का वैल्यू क्या है 0, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस 8q, है ना। इसी x एक्सिस में l डिस्टेंस पे यानी कि x इक्वल्स टू l पे एक और चार्ज रखा गया बेटा, क्या, माइनस 2q। अब इन दो चार्ज के वजह से इस x एक्सिस के किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ये बताना है आपको, क्या बताना है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलता है। तो हमने माना कि ये x एक्सिस में ये एक पॉइंट है A, और इस पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें कितना मिल रहा है 0। और ये हम सपोज मान लेते हैं, आप यहां से भी मान सकते हो, यहां से भी देख सकते हो, है ना, जैसा आप चाहो। ये मान लेते हैं कि ये जो माइनस 2q चार्ज है ये इससे A डिस्टेंस पे है ना। तो जब हम इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो क्या लिखेंगे कि 8q अपॉन यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखना है। तो बेटा देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है l, और इधर डिस्टेंस क्या है a, तो क्या इसे आप l प्लस a कह सकते हो क्या, बिल्कुल कह सकते हैं, है ना। आगे क्या करेंगे प्लस, है ना, इस चार्ज की वजह से देखेंगे यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, तो क्या हो जाएगा k इंटू माइनस 2q अपॉन ये डिस्टेंस क्या हो गया a, और इन सबका वैल्यू जो है कितना मिलना है आपको, 0 मिलना है। कितना मिलना है, 0। यदि इस वैल्यू को उधर ले जाके सॉल्व करते हैं तो k और 8q बाय l प्लस a का होल स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा बच्चे, आपको मिलेगा इधर जाके, ये नेगेटिव उधर जाके क्या हो जाना है, पॉजिटिव हो जाना है, k इंटू 2q बाय a का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ध्यान से देखिए क्या क्या कट हो रहा है, क्या क्या कैंसिल हो सकता है। तो k से k को हटा सकते हैं, q से q, ये कितने टाइम्स में चला जाएगा, 4 टाइम्स में, यानी कि हमें फाइनली मिल रहा है 4 बाई एल प्लस ए का होल स्क्वायर बराबर 1 बाई ए स्क्वायर, राइट। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम कि इसमें देखिए ये जो 4 है, क्या उसे आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। और एल प्लस ए में जो स्क्वायर है, इन दोनों के स्क्वायर को हमने कर लिया क्या, कॉमन, तो इधर क्या होगा 1 बाई ए का होल स्क्वायर, आप इसे ऐसे लिख सकते हो, है ना। तो ध्यान से देखो, तो स्क्वायर से स्क्वायर गया, स्क्वायर से स्क्वायर गया, तो फाइनली क्या मिल रहा है बच्चे आपको, 2 बाई एल प्लस ए बराबर 1 बाई ए, यानी आप क्या कह सकते हैं, क्या यहां से क्रॉस कर दें तो 2a बराबर एल प्लस ए,
तो इधर ले आए a को, तो 2a माइनस a इक्वल्स टू l, a बराबर क्या हो जाएगा l। यानी फाइनली ये जो डिस्टेंस है ये भी हमें कितना मिल गया, l मिल गया। क्या मिल गया, l। अब यदि यहां से देखें कि ये जो दूरी है ये कितनी है, तो आप क्या ये 2l नहीं कह सकते हो क्या? रीजन क्या है, यहां से यहाँ l और फिर इधर क्या हो जाना है l। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2l। क्लियर है बच्चे? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लग रहा होगा आपको, है ना। बिना देर के आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को बहुत कम समय में ही डील करना है, एग्जाम में भी यही अप्रोच अपनाएंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ विच इज द करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। एक फिगर गिवन है और आपको बताना है कि कौन सा जो रिलेशन चार ऑप्शंस में है वो सही है। तो देखो थोड़ा ध्यान से, F12 का डायरेक्शन ये है क्या, आप यहाँ पे F12 लिख लो। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या दिख रहा है, माइनस F21, यानी F21 दिख रहा है। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, है ना। क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स होगा। और अट्रैक्टिव फोर्स होने के लिए क्या कंडीशन है कि कोई एक चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो यदि हम पहले कंडीशन में Q1 को पॉजिटिव माने तो Q2 मस्ट बी नेगेटिव, और इसे हम नेगेटिव मान लें तो Q2 क्या होना चाहिए यहाँ पे, पॉजिटिव। लेकिन एक बात आप कह सकते हो ना कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। क्या कह सकते हो कि सर Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। माइनस इंटू प्लस, एक नेगेटिव नंबर को जब हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नेगेटिव वैल्यू मिलता है। तो ये पता चल गया कि जो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है ये 0 से क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से क्या होते हैं, छोटे होते हैं बेटे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, Q1 Q2 इज लेस देन 0। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है बच्चे, टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी 26.4 into 10 to the power minus 12 coulomb per meter square of opposite signs. The electric field between these sheet is। देखिए जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन गॉस लॉ यानी कि गॉस लॉ के एप्लीकेशन में देखा होगा तो आपको वहां पे एक फॉर्मूला मिला होगा बेटा कि जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है ये क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाय एप्सिलॉन नॉट। बस एकमात्र रिलेशन यहाँ पे यही याद रखना है, इसी से ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। अब ये थोड़ा सा तो याद रखना ही पड़ेगा ना, आप इतनी तैयारी कर रहे हो तो उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा। तो यदि यहाँ से E का वैल्यू निकालें तो एप्सिलॉन का सिग्मा का वैल्यू कितना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का 26.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसको डिवाइड किससे करना है बच्चे, एप्सिलॉन नॉट से। बताइए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, याद है ना, नहीं है तो याद कर लीजिए, है कि नहीं। ये होता है बेटा 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसका वैल्यू चेंज होता है ना, ये वेरिएबल वैल्यू है, ये अलग अलग मीडियम में इसका वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे वैक्यूम की बात करना है ना। यहाँ पे वैसा कुछ बोल के नहीं रखा है कि कुछ स्पेशल कंडीशन है। तो देखो ध्यान से, क्या इस वैल्यू को इस वैल्यू से हटा सकते हैं क्या, तो E का क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले तो कोई पावर टर्म बचा नहीं, तो बड़े पावर को हटा दो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब इतना बड़ा वैल्यू 8.85 है, 26.4 है, अब क्या आंसर ले। तो ध्यान से देखो ये 8 3 24 के आसपास है, यानी कि इसका सही जो आंसर है वो होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, 3 न्यूटन पर कूलम। क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 न्यूटन पर कूलम। चलिए बच्चे बिना देर की आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इतना इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड E, द इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। आपसे पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन में ही आपने पढ़ा होगा ये फॉर्मूला कि E बराबर क्या होता है, F बाई Q। तो फोर्स का वैल्यू क्या गिवन है बेटा, फोर्स का वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 न्यूटन, बार में क्या है आई कैप, अपॉन, अब यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। देखो ये दोनों वैल्यू खत्म, तो फाइनल आंसर क्या मिलना है, -1 इंटू, इसको ले जाके ऊपर सॉल्व करें, -19 ऊपर जाएगा तो +19, -16 + 19 इक्वल्स टू कितना बचेगा, 3 बचेगा, इतना न्यूटन पर कूलम
और ये डायरेक्शन तो चेंज होना नहीं है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नेगेटिव ऑफ 1 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट एट डिस्टेंस 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। From the same charge object, the electric field of magnitude 16 Newton per coulomb will be at a distance of। कह रहा है कि एक चार्ज है, चार्ज से जब आप 4 मीटर की दूरी पे जाते हो तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो मिल रहा है कितना, 9 न्यूटन पर कूलम्ब। कितना मिल रहा है, 9 न्यूटन पर कूलम्ब, और डिस्टेंस क्या है, 4 मीटर। यानी इस क्वेश्चन में R1 का वैल्यू गिवन है 4 मीटर, तब जो E1 मिल रहा है बेटा वो कितना मिल रहा है, 9 न्यूटन पर कूलम्ब। तो बताओ R2 कितना ले कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये 16 न्यूटन पर कूलम्ब मिल जाए। यही तो आपसे पूछ रहा है ना। एक बहुत ही प्यारा रिलेशन है बच्चे, आप थोड़ा सा ध्यान लगा के इधर देखेंगे तो यदि हम E1 को लिखे तो क्या इसे हम KQ/R1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? चार्ज से में तो चार्ज 1 2 से डिनोट नहीं कर रहे हैं। जब हम E2 लिखेंगे उसी चार्ज के लिए तो क्या हो जाएगा, KQ/R2 का स्क्वायर। यदि इन दोनों को रेशियो में रख दें तो ये पार्ट से खत्म, तो क्या मिला, E1/E2 इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाना है और ये क्या होगा, नीचे आएगा, तो मिलेगा R2 का स्क्वायर बाय R1 का स्क्वायर। यदि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा तो क्या मिल जाएगा आपको, आप कहेंगे कि सर E1/R1 का स्क्वायर जो होगा ये बराबर होगा E2 और R2 के स्क्वायर के बराबर, है ना। तो क्या करो, ये और ये तो पूछ रहा है आपसे, तो क्या लिखोगे, E1/R1 का स्क्वायर बराबर E2 और R2 का स्क्वायर। E1 का वैल्यू कितना बेटा है 9 इंटू R1 कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर लिखेंगे। आगे क्या है E2 का वैल्यू गिवन है ना, हाँ बिल्कुल गिवन है 16। R2 को क्या करते हैं, R2 रहने देते हैं। तो ध्यान से देखो तो 9 इंटू 16 इक्वल टू 16 इंटू R2 का स्क्वायर, 16 से 16 गया, यानी क्या मिल गया बेटा, क्या आप बोलेंगे सर R2 का स्क्वायर बराबर कितना, क्या बचा, 9 बचा ना बेटा, आप लिखोगे 9, यानी कि R2 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 मीटर। ऐसे क्वेश्चंस में इतना समय नहीं लेना जितना हम लिए, है ना। आपको बस ये रिलेशन याद होना चाहिए। यदि आप इस रिलेशन को याद रखते हो, ये बस इतना ही करना था, वैसे कोई करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखोगे तो क्या हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16 से 16 कैंसिल, 9/√3, है ना। डायरेक्ट ऑप्शंस में लगा सकते हो यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहते हो तो, है ना। तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस करिए, एग्जाम बहुत सामने है। ऐसे में हम तो बार बार कहेंगे कि आप तैयारी को, यदि आप कम घंटे पढ़ पा रहे हो तो कोशिश करो उसको बढ़ाने का, है ना। प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, कोशिश करिए आप लगातार क्वेश्चंस को बैक टू बैक, है ना। जब आप छोड़ देते हो लंबे समय भूल जाते हो, है ना, तो उसे क्या करो कि जब समय मिले तो उसे दोबारा रिवीजन करने का, हर एक चैप्टर को रिवाइज करके जाओ। प्रॉपर समय है, अभी भी आपके पास बहुत समय है, 2 महीने में बहुत कुछ हो सकता है। 2 महीने तो नहीं बचे अब, लगभग 1.5 महीने, है ना। तो इसमें भी बहुत कुछ हो सकता है बच्चे, क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते बिना देर की, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट 2 इंटू 10⁻⁻8 कूलम मीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो एक्सपीरियंस करता है मैक्सिमम टॉर्क। क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, मैक्सिमम टॉर्क, है ना, मैक्सिमम टॉर्क ऑफ 0.6 न्यूटन मीटर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज। तो बेटा आपको पता है कि जो टाउ का फॉर्मूला होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, PE sin थीटा। अब ये चूंकि मैक्स चाहिए, क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो साइन का वैल्यू को होना पड़ेगा मैक्सिमम, और साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 एट थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे, कितना पे, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे, थीटा इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री पे। तो उस कंडीशन पे अब आपके पास फॉर्मूला क्या बचा, तो आप बोलेंगे सर P और E, टाउ बराबर PE। अब आपसे निकालने के लिए क्या बोल रहा है, E ना बोल रहा है बेटा, तो E बराबर क्या बोलेंगे आप, टाउ मैक्सिमम बाय क्या P, और टाउ का यानी टॉर्क का फॉर्मूला कितना गिवन है 0.6, और P का वैल्यू कितना गिवन है बेटा, आप बोलेंगे सर 2 इंटू 10⁻⁻8, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यूनिट बाद में देख लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं पहले। डेसिमल से हटाएंगे 0 आएगा, ये हो जाएगा कितना 6/20 इंटू इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे कितना हो जाएगा 10⁸। एक 0 यदि इससे कर लेते हैं तो ये क्या होगा 60/20 इंटू 10⁷। काटो के बेटा मिलेगा 3 इंटू 10⁷।
यूनिट बाद में देख लेते हैं, पर आइए सब में यूनिट तो सेम ही है, तो उतना ध्यान नहीं लगाना है। अब आपको ऑप्शन ढूंढना है किसमें 3 × 10⁻7 है, तो बेटा ऑप्शन नंबर सी में ये ऑप्शन है ना, आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फटाफट करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। An isolated point charge particle produces an electric field E at a point 3 meter away from it. The distance of the point at which the field is E/4. देखो वही सवाल है ना जो पिछले अभी हमने करा, कौन सा, यस, ये रिलेशन E1 R1 का स्क्वायर बराबर क्या, E2 R2 का स्क्वायर। तो चलिए इस फॉर्मूले को अगेन यहाँ पे पुट करते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ भी तो वही लगाना है, क्या हो जाएगा, E2 और R2 का स्क्वायर। अब ये आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड E और डिस्टेंस कितना है 3, तो E1 का वैल्यू कितना है E, R1 को क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर बराबर E2 बोल रहा है कि कितना हो जाना चाहिए 3E/4, तब ये डिस्टेंस कितना होगा। तो क्या आप E से E का कैंसिल आउट कर सकते हो क्या, E से E का हैप्पी बर्थडे करा दो तो 9, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा R2 का स्क्वायर, यानी R2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 6। तो इसका सही आंसर होना है ऑप्शन नंबर डी 6 मीटर, है ना। यूनिट लगाना मत भूलना, यूनिट लगा देना, ऑप्शन तो देख ही रहे हो, है ना, इसमें तो ऑप्शन ही लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. The amount of work done to rotate it from the position of stable equilibrium to the unstable equilibrium. तो प्यारे बच्चे इसके लिए आपको एक तो फॉर्मूला याद रखना है, क्या होता है, तो PE cos θ1 माइनस cos θ1 माइनस cos θ2। दूसरी जो अच्छी बात याद रखनी है वो है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम कितने एंगल पे होता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना किस एंगल पे होता है। क्योंकि पहले स्टेबल बोल रहा है इसलिए हमने θ1 को स्टेबल इक्विलिब्रियम मान लिया और θ2 को अनस्टेबल। प्यारे बच्चे आपने पढ़ा होगा कि जब कोई डायपोल है ना, कोई इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही रहता है, यानी कि उसके बीच में एंगल कितना रहे 0 डिग्री, तो वो क्या कहलाता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। और 180 हो गया तो अपोजिट डायरेक्शन में तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमें मिल गया θ1 का वैल्यू, राइट। तो क्या लिख सकते हैं, ये हो गया PE, आगे लिखेंगे cos 0 डिग्री और माइनस cos 180 डिग्री। तो ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे P cos 0 का वैल्यू कितना होगा 1 माइनस cos 180 का वैल्यू कितना होता है बेटा -1। तो ध्यान से देखो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, यानी कि आंसर होगा 2 टाइम्स PE। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बिना देर किए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चंस कराने हैं, फिर अगले वीडियो में हम आपके लिए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लेके आएंगे जो पिछले 4-5 सालों में पूछा गया सवाल है ना। चलिए आगे बढ़ते बच्चे। 2 आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 and B2 आर गिवन -7 pc and +4 pc charges respectively. They are brought in contact with a third charge ball B3 and then separated, और फाइनली जो उसके पास चार्ज है वो कितना है -2 पिकोकुलम, राइट। द इनिशियल चार्ज ऑन B3 वाज, यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चार्ज B1 है, दूसरा चार्ज B2 है, तीसरा चार्ज क्या है B3। B1 के पास कुछ चार्ज है, B2 के पास कुछ चार्ज है और B3 के पास कुछ चार्ज है। दोनों को म्यूचुअल कांटेक्ट में लाया जाता है, फिर क्या कर दिया जाता है सेपरेट। चूंकि ये कंडक्टिंग बॉल है ना, कंडक्टिंग बॉल है, इसलिए चार्ज क्या होगा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। तो वो क्या हो गया, जब उसे सेपरेट कर रहे हैं तो अब उसके पास हर एक बॉल के पास जो चार्ज है वो कितना है -2 पिकोकुलम। तो आपसे ये पूछ रहा है कि B3 के पास इनिशियली कितना था, तो क्या आप यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा सकते हो क्या कि सर पहले जितना चार्ज था उतना बाद में भी होना है। तो पहले कितना था, यूनिट चेंज मत करना क्योंकि उसी यूनिट में ऑप्शन भी है। जिससे चार्ज के पास हमने मान लिया कितना चार्ज है x है, कितना है x है, और जब उसको फाइनली सेपरेट करें तब कितना हो रहा है -2, और ये से कितने बॉल है 3 बॉल से, क्लियर है। आप देखो ध्यान से, ये सॉल्व करेंगे तो होगा -3 pc और प्लस x बराबर क्या हो जाएगा -6 पिकोकुलम। तो x का वैल्यू क्या होगा -6 पिकोकुलम प्लस 3 pc, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चे -3 pc। देख लीजिए कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट सवाल और सबसे बेहतरीन सवालों में से एक। क्लियर है? ग्राफ जब भी आता है तो थोड़ा सा केयरफुली इसे देखना चाहिए, है ना। कभी कभी बहुत सारी चीजें हमें ग्राफ में गिवन होता है, कुछ एक्स्ट्रा गिवन नहीं होता है। जैसे इसमें देख लो बेटा, ये इससे θ1 मान लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं θ2, और क्वेश्चन में फिगर से हमें मुझे देखने से लग रहा है कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। क्लियर है? बोल रहा है कि द कूलम्ब फोर्स F वर्सेस 1/r² ग्राफ फॉर टू पेयर्स ऑफ पॉइंट चार्जेस Q1 and Q2 and Q2 and Q3 are shown in the figure. The charge Q2 is positive and has least magnitude. Then which of the following relation is true? इनमें ये जो ऑप्शंस है कुछ दिए हुए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? तो चलिए देखते हैं। तो ये F है और ये क्या है r²। अब यदि इनका रिलेशन देखिए तो क्या हम कह सकते हैं कि tan θ इक्वल्स टू F/1/r², यानी क्या हो जाएगा F r का स्क्वायर। एक रिलेशन मिल गया किससे, ये जो एंगल के साथ रिलेशन देखना है ना, तो tan θ का वैल्यू क्या मिल गया Fr का स्क्वायर। अब यदि यहां पे जो चार्ज है इसका फोर्स का वैल्यू फाइंड करें, इसके थ्रू जो फोर्स आ रहा है वो मान लेते हैं F12 है, तो इस फोर्स को माना हमने क्या F1, तो आप इसे क्या लिखोगे K Q1 Q2 और इसका डिस्टेंस क्या r²। तो अगर यहां देखोगे बेटा तो क्या ये K Q1 Q2 बराबर ये F1 r का स्क्वायर हो जाएगा क्या, और क्या आप इसे tan θ1 कह सकते हो क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। दूसरा निकालेंगे सिमिलरली, तो क्या K Q2 Q3 बराबर F2 है ना, क्या हो जाना, इसके बीच लगने वाला फोर्स को F2 मान लेते हैं, तो F2 r का स्क्वायर हो जाएगा क्या, और ये किसके बराबर हो जाएगा tan θ2। यदि इन दोनों ही इक्वेशन को डिवाइड करें तो मिलेगा बेटा K Q1 Q2 बाय K Q2 Q3, और ये किसके बराबर हो जाना है tan θ1 बाय tan θ2। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, तो ध्यान से देखिए K से K हटा, Q2 से Q2 गया, तो फाइनली हमें क्या मिला Q1 बाय Q2 बराबर tan θ1 बाय tan θ2, है ना। तो यदि मुझे सिर्फ Q1 रखना हो तो क्या Q1 को Q2 और tan θ1 बाय tan θ2 कह सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। और यदि फिगर से देखा जाए तो θ2 जो ग्रेटर है θ1 से, यानी आप यहाँ पे डिनोमिनेटर अधिक होगा किससे, न्यूमरेटर से। ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा कम, यानी कम हो रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि Q2 जो है ना, Q2 नहीं बेटा Q3 ना बचेगा, क्या बचेगा Q3। तो Q3 क्या हो जाना है, आप बोलेंगे सर Q3 जो होगा ये बड़ा होगा किससे, Q1 से। अब हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें 3 बड़ा होगा किससे, 1 से। और 2 के बारे में, तो 2 के बारे में बोल के रखा है कि 2 पॉजिटिवली चार्ज है और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, सबसे कम है। तो ऐसे में जो ऑप्शन हमें दिख रहा है बच्चे वो है ऑप्शन नंबर डी, है ना। Q3 सबसे बड़ा होगा और Q2 सबसे छोटा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, अगले क्लास हम फिर मिलते हैं आपसे इतने ही जोश और जुनून के साथ। क्लियर है ना, आपको भी लगे रहना है, बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे इसके कुछ और शॉर्ट क्वेश्चंस को, जिसमें 1, 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस भी रह सकते हैं, है ना। और फिर एक वीडियो आएगा जिसमें हम आपके लिए लाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन, डेरिवेशन वगैरह लाएंगे, ठीक है। सबसे चुन चुन के लाएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है सभी को लाएंगे और आपके सामने रखेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।